वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो हमारा जो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है उसमें हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने उसमें क्या देखा था। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन है। दूसरा कैसा है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, रिजिड भी नहीं है और फ्लेक्सिबल भी नहीं है, बैलेंस है दोनों में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये कैसा है, फेडरल है, फेडरल है विथ यूनिटरी बायस, ये बताया था। दिस इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। तो फीचर्स को हमने 3 भागों में बांटा है। एक में जो आपको आज जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा जनरल फीचर्स, ठीक है, मतलब अभी उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि व्हाट आर यूनिटरी फीचर्स, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो वो कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है कि ये यूनिटरी है। यूनिटरी समझते हो ना, पिछले लेसन में बताया था कि सिर्फ सेंटर के हाथ में पावर है। और ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो बताता है कि फेडरल है। फेडरल मतलब समझते हो कि सेंटर के पास भी पावर है और स्टेट्स के पास भी पावर है। तो ये हम पढ़ेंगे। तो ये वाला आज के लेसन में हो जाएगा, ये दोनों अगले लेसन में। ओके, उसके बाद जो होगा हम थोड़ा सा एक एनालिटिकल पार्ट देखेंगे, क्रिटिसिज्म देखेंगे कि ऐसा फीचर्स में क्या क्या क्रिटिसिज्म हुए, क्यों हुआ, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो पहला आप फीचर्स देखोगे, सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट फीचर इज़ एक्चुअली कि कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं। तो आपको पता है सबसे पहले 22 पार्ट्स हैं। उन 22 पार्ट्स के अंदर 395 आर्टिकल्स हैं। अब बोलने मत लगना कि सर आर्टिकल्स तो ज़्यादा हैं, पार्ट भी ज़्यादा हैं। यस, बट नंबर सेम है, ठीक है। जो अमेंडमेंट होता है तो उसको ए या बी करके जोड़ देते हैं, बट नंबर इज़ 22। और ऐसे तो आर्टिकल 400 से ज़्यादा हैं, बट वो एक्चुअल में देख नंबर कितना है, 395 ही है, ठीक है। और शेड्यूल कितने हैं हमारे, तो शेड्यूल कितने हैं हमारे, 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक। सेकंड जो पॉइंट है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे सुप्रीम कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और जहाँ अनरिटन होता है वहाँ सुप्रीम कौन होता है, पार्लियामेंट होता है। तो हमारे यहाँ कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम। और कितनी अच्छी बात है कि आप देखो अभी, आप देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तालिबान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, फिर म्यांमार में देखो आप, ठीक है। तो वहाँ कितने मतलब डेमोक्रेसी की तो पूरी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। हमारे यहाँ कितनी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमें देखेंगे कि कोई भी ऐसा कानून जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता तो उसको हटा भी दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट अगर आपसे कोई पूछेगा हु इज़ द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो व्हाट विल यू से, यू विल से सुप्रीम कोर्ट इज गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या है, गार्डियन है। आगे आ जाओ, सेकंड जो है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया कि इट इज़ लिविंग डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो बन गया। क्यों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समय के हिसाब से कानून को चेंज करना पड़ता है। कोई कानून होता है जो उस समय के हिसाब से ठीक है पर आज के समय के हिसाब से सही नहीं है। जैसे कि अंग्रेज़ों ने अपने टाइम में कानून, बहुत सारे कानून बनाए थे जो कि आज रिलेवेंट नहीं है तो उनको हटाया गया। तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन भी लिविंग डॉक्यूमेंट रखा है, उसमें प्रावधान है कि उसको अमेंड किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको स्पेशल मेजोरिटी के साथ ही अमेंड किया जाता है, तो वो रिजिडिटी को बताता है। और कुछ तो ऐसे हैं, जैसे जीएसटी था तो वहाँ पे स्टेट्स भी इफेक्ट हो रही थी, स्टेट्स भी। तो ऐसे अमेंडमेंट में जो बिल होता है ना, जैसे बिल पेश करते हैं लोकसभा में, तो लोकसभा से वो बिल पास होता है, फिर राज्यसभा से भी वो बिल पास होता है। अमेंडमेंट बिल में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ में बैठ जाएं। अगर मान के चलो राज्यसभा को बिल पसंद नहीं है तो दोनों साथ में बैठ जाएं, तो लोकसभा में मेंबर ज़्यादा होते हैं तो वो अल्टीमेटली बिल पास हो जाता है। लेकिन अमेंडमेंट में ऐसा नहीं है, लोकसभा से सेपरेटली पास होगा, राज्यसभा से सेपरेटली पास होगा। और अगर कोई ऐसा बिल है जहाँ पे स्टेट मतलब जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, अगर उनके भी हित, उनका भी कुछ ऐसा इफेक्ट होता है तो फिर स्टेट से रेटिफिकेशन लेना भी पड़ता है। मतलब आप देखो कितना अमेंडमेंट करने के लिए रिजिडिटी कहीं कहीं दी हुई है। फ्लेक्सिबिलिटी तो कुछ प्रोविजंस तो ऐसे हैं, जैसे कुछ शेड्यूल में चेंज करना होता है, कुछ आपका जैसे किसी शेड्यूल में चेंज करना है, मान के चलो कोई राज्यसभा की सीट चेंज हो गई, तो यहाँ पे ऐसे कोई रिजिड नहीं है कि पूरा वो प्रोसेस करना पड़े। तो वहाँ पे इजीली सिंपल मेजोरिटी के साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाता है। उसको जो 368 का जो आर्टिकल है जिसमें अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से नहीं निकलना पड़ता, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ देखेंगे, फेडरल विद यूनिटरी बायस। तो देखो ये, इसको तो हमको डिटेल में पढ़ना है वैसे भी, फिर मैं बता देता हूँ। यूनिटरी फीचर जैसे सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक बंदा यूपी का सिटीज़न भी है और इंडिया का भी है। वो सिर्फ यूपी में रहे या नॉर्थ ईस्ट में रहे या कहीं पे भी रहे, वो किसका सिटीज़न रहेगा, वो सिर्फ इंडिया का सिटीज़न ही रहेगा। यूनिफाइड जुडिशरी है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, तो अपील भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट्स में जो कोर्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। यूनिफाइड जुडिशरी है, तो ये यूनिटरी फीचर को बताता है, ठीक है। फेडरल फीचर क्या है कि पावर का डिवीजन है। मैंने आपको बताया था शेड्यूल 7
ठीक है। तो शेड्यूल 7 बताया था, तो उसमें पावर का डिवीजन है, सेंटर को कुछ पावर्स दे रखी हैं और कुछ पावर्स स्टेट्स को दे रखी हैं। ओके, बाई कैमरलिज्म है, तो लोकसभा है, राज्यसभा में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से ही फेडरल फीचर है, इसको तो हमको पढ़ना भी है आगे, तो इसको हम स्किप करते हैं अभी। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? अब देखो कि हमारे यहाँ कैसा है, पहले सब इलेक्शन होता है, फिर MP बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से ही जो मैक्सिमम जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है वहाँ से PM होता है, और फिर PM जो होता है वो कैबिनेट सिलेक्ट करता है। तो मतलब लेजिस्लेचर के अंदर से ही एग्जीक्यूटिव बनता है, और ओवरलैपिंग रहती है। ठीक है, ओवरलैपिंग का मतलब ये लेजिस्लेचर है तो इसके अंदर ही कुछ जो होंगे वो क्या होंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे। ध्यान रखना, ये पूरा क्या है, लेजिस्लेचर है और इसके अंदर ही एग्जीक्यूटिव है। ऐसा ग्राफ बनाओगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, लेजिस्लेचर बड़ा है और उसके अंदर कुछ जो है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव है। और आप देखोगे जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, लेजिस्लेचर अलग होता है और एग्जीक्यूटिव अलग होता है। इस तरह से आप बार ग्राफ बना सकते हो फॉर गुड नंबर। तो लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम में क्या होता है, जो US में है, पहले प्रेसिडेंट सिलेक्ट होता है, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट अपने एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करता है। तो वो जब एजुकेशन मिनिस्टर बनाएगा तो वो किसी प्रोफेसर को बना सकता है, हेल्थ मिनिस्टर बनाएगा तो किसी रिप्यूटेड डॉक्टर को बना सकता है। ठीक है, और यहाँ पे तो क्या होगा कि जो मंत्री होगा वही एग्जीक्यूटिव बन सकता है। ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है हमारे यहाँ अगला फीचर। तो हमारे यहाँ क्या है कि जो 18 साल से ज़्यादा है, 18 साल का है, वो वोट दे सकता है। पहले ये 21 साल थी एज, तो फिर 1989 में 61st अमेंडमेंट जब आया तो एज को, एडल्ट फ्रेंचाइज को 18 कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे एक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कोई रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो। कोई भी 18 साल का है या उससे ज़्यादा है तो वोट दे सकता है। हमारे यहाँ पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल राइट्स, कुछ राइट्स दिए हुए हैं सिटीजन्स को, वो हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में उनकी ड्यूटीज़ बताई गई हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के लिए तो आर्टिकल 32 जो है वो भी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। तो वो इंश्योर करता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स किसी की डिस्क्रिमिनेट हो रही हैं तो वो क्या कर सकता है, वो आपका क्या कर सकता है, वो कोर्ट जा सकता है। ठीक, ओके। इसके बाद आप देखोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, कुछ जो है मतलब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी तो हम हर चीज़ को बाइंडिंग नहीं कर सकते थे। फंडामेंटल राइट्स में सब कुछ मिलेगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है ना कि सबके पास 1-1 बीघा ज़मीन दे दी, नहीं थी। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है कि स्टेट इंश्योर करे, जो कंट्री है वो इंश्योर करे कि सबके पास वेल्थ हो, सब मतलब एक इक्वलिटी ऑफ वेल्थ हो। ठीक है, इनइक्वलिटी ना हो, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन हो, इस तरह से। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो भी गवर्नमेंट होती है उसको गाइड करता है कि आप गवर्न कैसे करेंगे। ओके, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंट का मतलब समझ गए ना कि जुडिशरी ऐसा नहीं होता किसी पे डिपेंड है, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। एस जज, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो या प्रेसिडेंट होता है वो जजेस को अपॉइंट नहीं करते। ठीक है, अच्छा। इंटीग्रेटेड है मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, तो अपील हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस है, अगर वो वहाँ पे कोई चाहता है तो वो उस केस की अपील हाई कोर्ट में कर सकता है, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। ठीक है, कुछ दूसरे प्रोविजन है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सॉवरेन है, मतलब हम किसी के अंडर नहीं है, हम अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। सोशलिस्ट है, समाजवाद है हमारे यहाँ पे। समाजवाद एक्चुअली प्योर समाजवाद नहीं होगा, क्योंकि समाजवाद का मतलब हमारे यहाँ जैसे स्कूल्स हैं तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मतलब वो सबकी प्रॉपर्टी है। प्राइवेटाइजेशन भी है, और हमारे यहाँ जो एक है सोशलिज्म भी है। तो इस तरह से सोशलिस्ट उसको बोलते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टी जो होती है गवर्नमेंट को बिलोंग करती हैं। डेमोक्रेसी है, लोग इलेक्ट करते हैं सरकार को। ओके, रिपब्लिक है मतलब जो हमारे यहाँ हेड जो है प्रेसिडेंट है। अब ये प्रेसिडेंट जो है ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि ब्रिटेन में क्या होता है, जो क्वीन एलिजाबेथ है वो हेड है, फिर उसके जो हायरार्की में चलते रहते हैं उनके बेटे तो वही हेड बनते हैं। वो नॉमिनल हेड है, रियल नहीं है, लेकिन फिर भी जो हेड है वो क्या है, वो इलेक्टेड नहीं होता। ठीक है, मोनार्की उसको बोलते हैं। हमारे यहाँ हेड जो प्रेसिडेंट है भले ही वो नॉमिनल है, लेकिन वो क्या होता है, इलेक्ट होता है। ओके, सेकुलरिज्म है, हमारे यहाँ कोई स्टेट का कोई धर्म नहीं है, सब धर्म को बराबर रखा गया है। इमरजेंसी जो होती है उसके बारे में बताया गया है कि इमरजेंसी जब होगी तो किस तरह से हम उसको टैकल करेंगे। 3 टाइप की इमरजेंसी बताइए, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड आपकी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसको तो पढ़ना भी है। 3 टायर गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, एक सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पे। तो ये फीचर्स हैं। अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो कौन से पढ़ेंगे, यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा लेसन हो गया। फ्रेंड्स, आपके फीडबैक बहुत कम मिल रहे हैं, प्लीज़ आपके फीडबैक दें, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि सीरीज़ ऐसे एक कोई सीरीज़ होती है, बहुत बड़ी सीरीज़ होती है, अभी पूरा हमको पॉलिटी कवर करवाना है, तो हम भी कई बार डिमोटिवेट होती है हमारी टीम भी। अगर आप उसको करेंगे, मोटिवेट करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा काम। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।